Hello everyone. In this video, we will basically try to understand section 73 of CPC 1908. The heading is distribution of assets. तो कोई एसेट है किसी जजमेंट डेटर का, तो वो कैसे स्प्लिट होगा, उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जितने भी डिक्री होल्डर हैं उन सबके फेवर में किसको कितना पोर्शन मिलेगा, वो हम डिस्कस करेंगे इस सेक्शन में, और ये सेक्शन बताता भी उसी के बारे में. Now see what its title says. Proceeds of execution shall to be ratably distributed among डिक्री होल्डर, कि जितने भी डिक्री होल्डर हैं सबको डिक्री एग्जीक्यूट करने के दौरान प्रॉपर्टी को सेल करके जो भी अमाउंट मिलेगा कोर्ट को, जो भी अमाउंट कोर्ट कलेक्ट करेगा, उसको जितने भी डिक्री होल्डर हैं उसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. तो उसका जो तरीका है वो है प्रोपोर्शनल वे में. ठीक है, उसका मैं फॉर्मूला भी आपको बताऊंगा. और सबसेक्शन 1 टॉक्स अबाउट where assets are held by a court and more persons than one have, मतलब कि जहां पर जो है जमीन जो है किसी भी जजमेंट डेटर की कोर्ट के पास चली गई है, कोर्ट ने उसको अटैच करके सेल भी कर दिया है, और जो डिक्री होल्डर है वो एक से ज्यादा है, डिक्री होल्डर 1, डिक्री होल्डर 2, डिक्री होल्डर 3, कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम एक से ज्यादा होने चाहिए, कितने भी हो सकते हैं, जितने भी हो. तो कोर्ट अभी इनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा? बिफोर द रिसीट ऑफ सच एसेट मेड एप्लीकेशन टू द कोर्ट. अब इनमें से जिसने कोर्ट को एप्लीकेशन लगाया होगा इस प्रॉपर्टी के अटैचमेंट से पहले, जो कोर्ट ने ये जो प्रॉपर्टी अटैच करके सेल की है, तो उस अटैचमेंट के ऑर्डर से पहले जिसने एप्लीकेशन लगाई होगी कोर्ट के पास कि मेरा भी पैसा है, मेरा भी पैसा इसके पास, मेरा भी पैसा मुझे दिलाओ, तो उसको फिर जब अटैच करके सेल किया जाएगा जो भी अमाउंट मिलेगा, तो उनको जो है पैसा जो है स्प्लिट करके दे दिया जाएगा प्रोपोर्शनल वे में. ओके, आगे पढ़ते हैं. इसको थोड़ा सा लेंदी है बट हो जाएगा. Made application to the court for execution of decree for payment of money passed against the same judgment debtor and have not obtained satisfaction thereof. ठीक है, कि जिसने अपनी एप्लीकेशन लगाई कोर्ट के पास कि मेरा भी पैसा है और रिकवर करवा दीजिए उसके प्रॉपर्टी को सेल आउट करके जैसे भी, तो the assets after deducting the cost of realization shall be ratably distributed among ऑल सच पर्सन. तो कोर्ट क्या करेगा, जो भी खर्चा लगा है उसको सेल करवाने में, उसको अटैच करके सेल करवाने में, वो अपना खर्चा काट के जो भी अमाउंट बचेगा उस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा जितने भी डिक्री होल्डर हैं उनमें. ठीक है, जनरल रूल ये कहता है. अब इसका प्रोवाइजो देखते हैं. प्रोवाइडेड एज फॉलोज. अब इसमें बताएगा कि ये सारे भी आपको क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी भी फॉलो करना है. अब इसमें क्या बता रहे हैं? Where any property is sold subject to mortgage or charge, the mortgage or encumbrancer shall not be entitled to share in any surplus arising from such sale. ठीक है, where any property is sold subject to the mortgage or encumbrance shall not be entitled to share in any surplus arising from such sale. अब मान लीजिए ये जो प्रॉपर्टी है जो कोर्ट ने अटैच करके सेल किया है, ये वाली प्रॉपर्टी पी. अब ये जो प्रॉपर्टी है पहले ही किसी के पास गिरवी थी. ठीक है, ये मान लीजिए ये मॉर्टगेजी है और इसके पास ये प्रॉपर्टी पहले ही गिरवी थी. कोर्ट अब इसको बेचने वाला है. इस प्रॉपर्टी को कोर्ट ने बेच दिया सपोज एक्स को. एक्स ने इस प्रॉपर्टी को खरीद लिया, लेकिन इस फेरबदल में इसका कोई भी उतना नुकसान नहीं हो रहा है. मान लीजिए ये एक्स को बता दिया जाएगा कि देखो भाई इस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन 10 लाख है और जिसमें से 5 लाख जो है 5 लाख लोन जो है मॉर्टगेजी ने दिया था, तो वो जो है आपको इसके 5 लाख जो है इसमें से पे करने हैं. ठीक है, वो पे करने हैं आपको, तो इस पे फर्क नहीं पड़ेगा. यहाँ पे बस ऑनर ही तो चेंज हो रहा है. तो वो चीज ये कह रहा है कि जहां पे ऑनर बस चेंज हो रहा है, where any property is sold subject to a mortgage or charge, the mortgage or
इनकम्ब्रेंसर शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू शेयर। तो ये जो मॉर्गेजी है और इनकम्ब्रेंसर है, इसको इसमें से कोई भी शेयर नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको फिर से मैं रिपीट कर देता हूं कि कोर्ट जो इस प्रॉपर्टी को अटैच करके सेल कर रहा था, पता चलता है कि ये ऑलरेडी प्रॉपर्टी जो है ये गिरवी है। अब ये गिरवी है भले ही रहे, लेकिन जो दूसरा ओनर है जो इसको अब खरीदने वाला है ऑक्शन में, उसको बता दिया जाएगा कि वो प्रॉपर्टी जो गिरवी थी और इस प्रॉपर्टी के बदले 5 लाख उसको दिए हुए हैं, तो आप इस प्रॉपर्टी को, इसकी वैल्यूएशन तो 10 लाख है, तो आप एक काम करो, इसमें से 5 लाख उसको देने ही है, 5 लाख में हम आप उसको इस प्रॉपर्टी को दे रहे हैं। हम 10 लाख में नहीं दे रहे क्योंकि 5 लाख ऑलरेडी उसको देने हैं, तो 5 लाख और 5 लाख फिर हो जाएंगे 10 लाख। हो गई ना वैल्यूएशन 10 लाख। ठीक है, कि 5 लाख, मान लीजिए प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो 10 लाख की थी, 5 लाख पहले इसने गिरवी ले रखे हैं इससे, तो इसे तो 5 लाख देगा उसमें से, तो ये अब इसकी वैल्यूएशन 10 लाख ना होके 5 लाख हो जाएगी। तो एक्स जो है इसको 5 लाख में खरीदेगा और इसको ये भी पता चल जाएगा कि अच्छा एक मॉर्गेजी भी है जिसको ये जमीन जो है गिरवी रखा गया था, तो वो एक्स जो चाहे तो इसे वो प्रॉपर्टी छुड़ा भी सकता है वो 5 लाख देके। ठीक है, ऐसा ये कह रहा है क्लॉज ए। क्लॉज ए कह रहा है कि इस सिचुएशन में जब टाइटल बस चेंज हो रहा हो ऑनर का, तो उसमें मॉर्गेजी का कोई रोल नहीं है, मॉर्गेजी का कोई रोल नहीं है, तो उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब क्लॉज बी पे आ जाते हैं, क्लॉज बी पे मॉर्गेजी पे भी फर्क पड़ेगा। क्लॉज बी में कैसे फर्क पड़ेगा वो देखिए। वेयर एनी प्रॉपर्टी लायबल टू बी सोल्ड इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री, जहां पर एक प्रॉपर्टी जो है वो लायबल है, मतलब उसको निश्चित हो गया है कि वो प्रॉपर्टी जो है सेल होगा, इज सब्जेक्ट टू ए मॉर्गेज, और वो गिरवी था और चार्ज या किसी प्रकार का डेट था, द कोर्ट में विद द कंसेंट ऑफ मॉर्गेजी और इनकम्ब्रेंसर, कोर्ट क्या करेगा, वो जो मॉर्गेजी है जिसने उस प्रॉपर्टी के बदले जो है पैसे गिरवी दिए, पैसे उधार दिए थे, जजमेंट डेटर को, मॉर्गेजर, तो इसने इसको पैसे उधार दिए थे इस प्रॉपर्टी के बदले, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट पहले इससे पूछेगा कि क्या भाई क्या चाहते हो, या तो हम एक्स को डायरेक्ट दे दें, ठीक है, और तुम उससे पैसे ले लेना अंडर क्लॉज ए, ठीक है, या नहीं, अगर तुम चाहते हो कि इतने झंझट नहीं पालनी है, तुम अगर अपना जो भी तुम्हारा अमाउंट बन रहा है तुम चाहते हो कि मैं ही दिलवा दूं, तो वो भी हम करवा सकते हैं। ठीक है, तो मॉर्गेजी का कंसेंट इसमें लिया जाएगा, विद द कंसेंट ऑफ द मॉर्गेजी और इनकम्ब्रेंसर, की कोई भी डेट वाल जिसने उधार दिया था, कोई भी वैसा व्यक्ति जो है उससे पूछा जाएगा कि क्या चाहते हो भाई, या तो ऑनर चेंज हो रहा है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो ऑनर चेंज कर रहे हैं और तुम अपना उससे पैसे ले लेना, ठीक है, उसको बता दिया है हमने ऑनर को और पैसे भी कट कर दिए हैं उसके जो भी आपके बन रहे हैं, तो तुम ले लेना, नहीं अगर अभी चाहिए तो अभी हम दिलवा सकते हैं। तो ये कंसेंट लेना पड़ेगा मॉर्गेजी से, कि पूछना पड़ेगा कि तुम क्या चाहते हो। उसके बाद ऑर्डर दैट द प्रॉपर्टी बी सोल्ड फ्री from the mortgage or charge giving to the mortgagee or incumbrancer the same interest in the proceeds of sale as he had in the property sold। ठीक है, तो वो भी अपना इंटरेस्ट उसमें जो है प्रॉपर्टी में क्रिएट करवा सकता है। अब तक तो है, अब तक जो था वो तो जजमेंट डिग्री होल्डर के पास था, मतलब उसका डिग्री होल्डर का इंटरेस्ट था उस प्रॉपर्टी में कि हाँ उसको सेल आउट करके जो भी अमाउंट है वो रिकवर करवाया जा सकता है, मुझे मिल जाएगा। लेकिन अब इसमें जो है मॉर्गेजी का भी इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा अंडर क्लॉज बी, और सबसे पहले कोर्ट अपना खर्चा निकालेगी, फिर मॉर्गेजी का निकालेगी, अगर मॉर्गेजी क्लॉज बी चूज करता है तो, अगर ए करता है तो फिर कुछ भी नहीं करना, वो अपना शांत से बैठा रहेगा, अगर बी करता है तो उसका भी इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, फिर उसको भी पैसे दिलवाने हैं, तो कोर्ट पहले अपना जो खर्चा है वो निकालेगी, उसके बाद फिर मॉर्गेजी का, फिर कोई पैसा अगर बचता है तो उसमें से जजमेंट डिग्री होल्डर के पैसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। नाउ सी क्लॉज सी, वेयर एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सोल्ड, जहां पे कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची गई है, इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिग्री को एग्जीक्यूट करवाने के दौरान, ऑर्डरिंग इट सेल फॉर डिस्चार्ज ऑफ एन इनकम्बरेंस देयरऑन, द प्रोसीड ऑफ सेल शैल बी अप्लाइड, कि जहां पर भी प्रॉपर्टी जो है सेल की गई है, तो ये सारी चीजें को सीक्वेंस वाइज जो है याद कर लो, और ये सारी चीजें जो है क्रोनोलॉजिकल वाइज फॉलो की जाएगी। सबसे पहली है
इन डिफरेंग द एक्सपेंस ऑफ सेल, कि कोर्ट का जितना भी खर्चा लगा है उसको सेल करवाने में, अटैच करके सेल करवाने में, सबसे पहले तो वो निकलेगा, वो कोर्ट के पास आएगा। दूसरा, सेकेंडली, इन डिस्चार्जिंग द अमाउंट ड्यू अंडर द डिक्री, कोई डिक्री में कोई कॉस्ट वगैरह लगाया है तो वो भी उसी में से रिकवर हो जाएगा, दूसरा भी हो गया। थर्डली, इन डिस्चार्जिंग द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल मनीज ड्यू ऑन सब्सिक्वेंट इनकम्बरेंस इफ एनी, इसके अलावा अगर किसी और चीज में भी खर्च हुआ है कोर्ट का या किसी व्यक्ति का जो कोर्ट को सही लगे तो वो दिलवाया जाएगा। फोर्थली, relatively among the holders of decree for payment of money against the judgment debtor, उसके बाद जो है प्रोपोर्शनल वाइज जो है जितने भी डिक्री होल्डर हैं सबको पैसा जो है मिल जाएगा। तो सबसे पहला क्या हुआ, कोर्ट का खर्चा निकला, फिर अगर कोई डिक्री में कोई कॉस्ट वगैरह है तो वो रिकवर हुआ, इसके अलावा कोई अन्य खर्चा है तो वो निकला। उसके बाद फोर्थ में अगर डिक्री होल्डर जितने भी हैं तो उनको प्रोपोर्शनल वे में पैसे जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। हु है प्रायर टू द सेल ऑफ प्रॉपर्टी अप्लाई टू द कोर्ट विच पास द डिक्री ऑर्डरिंग सच सेल फॉर एग्जीक्यूशन, तो कौन से डिक्री होल्डर को, उन डिक्री होल्डर को जिन्होंने अटैचमेंट के ऑर्डर से पहले एप्लीकेशन लगाई थी उनको। अटैचमेंट के ऑर्डर के बाद अगर कोई लगाता है एप्लीकेशन डिक्री होल्डर तो वो नहीं, जिन्होंने पहले लगाई थी वो, तो उन सबको पैसा जो है कोर्ट जो है दिलवा देगा। एंड हैव नो ऑब्टेन सेटिस्फाइड देयर ओन, और जिनको अभी तक रेमेडी भी किसी प्रकार की नहीं मिली है उनको। नाउ सी क्वेश्चन नंबर सबसेक्शन 2, where all or any of the assets liable to be ratably distributed under this section are paid to person not entitled to receive the same। अब यहाँ पे मान लो प्रोपोर्शनल वे में पैसे जो देने थे वो गलती से 3 जने को देने थे, 1 2 और 3, तो इसको भी मिल गया, इसको भी मिल गया, ये वो पर्सन नहीं था, इसके जगह इस वाले पर्सन को मिल गया जो था ही नहीं रोल में, और गलती से इसके पास पैसा जो है चला गया। तो ये जो थर्ड है इसको सू कर सकता है, फोर्थ को सू कर सकता है कि भाई मेरा पैसा दे, वो मेरे पैसे थे तो तूने कैसे ले लिए, और तूने अगर तुझे मिल भी गए तो मुझे दे देना चाहिए था, तो उसके रिगार्डिंग ये सू कर सकता है। एनी पर्सन सो एंटाइटल्ड मे सू, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, मे सू सच पर्सन, कि उस व्यक्ति को सू कर सकता है टू कंपेल हिम टू रिफंड द एसेट, कि वो जो है उसका अमाउंट जो है वो उसको रिकवर कर दे। सबसेक्शन 3 सेइंग नथिंग इन दिस सेक्शन अफेक्ट द राइट ऑफ द गवर्नमेंट, कि अगर गवर्नमेंट कोई टैक्सेस वगैरह ले रही है उस प्रॉपर्टी पे तो ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज हम उसको अटैच करके सेल करवा रहे हैं तो वो वेव ऑफ हो जाएगा। जो भी गवर्नमेंट का उस पर राइट बनता है, जो भी टैक्सेस बनते हैं, जो भी गवर्नमेंट खुद को सेटिस्फाई करने के लिए करती है, जनरली वो करेगी, गवर्नमेंट करेगी, ठीक है, तो वो कहीं से भी बाधित नहीं होगा, और न ही ये सेक्शन उसको अफेक्ट डालता है वैसी किसी चीज को। तो ये डिस्क्लेमर दे दिया सब सेक्शन 3 में। तो ये था सेक्शन 73 जिसमें प्रोपोर्शनल वे में अमाउंट जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब प्रोपोर्शनल वे में कैसे अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं जमीन की वैल्यू जो है 1 लाख है, ठीक है, 1 लाख है जमीन की वैल्यू, ठीक है, जो कोर्ट ने बेची। अब कोर्ट ने बेची तो कोर्ट का एक्सपेंस जो है उसको एग्जीक्यूट करवाने में कोर्ट्स एक्सपेंसेस उसमें लग गया 10,000, ठीक है। तो कोर्ट तो है सबसे पहले अपना वो बेच के उसमें से अपने 10,000 घटा देगा, कितना हो गया, 90,000 हो गया। मान लो एक मॉर्गेजी भी था, क्लॉज बी के अकॉर्डिंग, क्लॉज ए के अकॉर्डिंग कुछ नहीं करना मॉर्गेजी का, वो मॉर्गेजी शांत है, ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, ऑनर बस चेंज हो रहा है प्रॉपर्टी का। क्लॉज बी के अकॉर्डिंग मान लो अगर वो भी अपना हिस्सा मांग लेता है, तो मान लो मॉर्गेजी का बन रहा था 50,000 बन रहा था मॉर्गेजी का, मॉर्गेजी का 50,000 बन रहे थे, तो ये 90,000 है। अब 90,000 में से पहले कोर्ट ने अपनी फीस काटी, उसके बाद मॉर्गेजी को पैसा दिलाया, कितने बच गए, 40,000 बच गए। अब ये जो 40,000 है, 3 डिक्री होल्डर है, डिक्री होल्डर ए, डिक्री होल्डर बी, डिक्री होल्डर सी, इसको चाहिए थे इसको पैसे लेने थे उससे 50,000, इसको लेने थे उससे 40,000, इसको लेने थे उससे 30,000, 30,000 लेने थे, ठीक है। तो अब ये कुछ ऐसा इसका रूल है कि 50,000 डिवाइडेड बाय जो वैल्यूएशन मिली हमें प्रॉपर्टी को बेचने की 1 लाख, नहीं 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 नहीं, जो अमाउंट बचा वो यहाँ पे आएगा
मतलब 40,000 बचा, वो 40,000 यहाँ पे आएगा, और जो वैल्यूएशन लगी वो यहाँ पे आएगी, और 40,000 बचे और इसको लेने थे 50,000। तो अब ये अगर डिवाइड करते हैं तो कितने बन जाते हैं? 50,000 गुने 40,000 डिवाइडेड 50,000 डिवाइडेड 1,00,000 गुने 40,000, 20,000 बन जाते हैं। तो 20,000 इसे मिल जाएंगे, और इसको लेने थे 40,000, बी को ना 40,000, 40,000 डिवाइडेड 1,00,000 गुने 40,000, इसको मिलेंगे 16,000। ठीक है, और इसको सी को 30,000 लेने ना, तो 30,000 डिवाइडेड 1,00,000 जो वैल्यूएशन थी प्रॉपर्टी की, गुने जितने पैसे बचे हैं वो 12,000। तो सी को 12,000 मिल जाएंगे। तो ये 40,000 ही हमारे पास बचे थे सबका हिसाब करके। तो इस 40,000 में से हमने प्रोपोर्शनल वाइज जो है वो किया, तो इसको 20,000 मिल गया, इसको 16,000 मिल गया, इसको 12,000 मिल गया, ऐसा। और बाकी जो बचा, मान लो 50,000 में से 20,000 माइनस कर दिए, 30,000। तो अभी एक को 30,000 और लेने हैं, और 40 में से 16 गए तो कितने बचे? 40 में से 16 गए तो बचे 24। 24,000 अभी बी को लेने हैं, और 30 में से 12 गए तो 18,000 अभी सी को लेने हैं। बी को 24,000, सी को 18,000, ए को 30,000, ऐसा। तो वो किसी और प्रॉपर्टी से ले सकते हैं, अगर और भी प्रॉपर्टी उसकी हुई तो। ठीक है, अगर नहीं हुई तो दिवालिया घोषित हो जाएगा, और क्या। लेकिन करते हैं लोग, कोर्ट करवा देती है, इतना होता है। अगर नहीं है तो फिर वही है, बैंक करप्टेड। तो ये ऐसे फॉर्मूला लगेगा इसका। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा जितनी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो जो बेच के मिला। ठीक है, यहाँ पर जितना अमाउंट बचा, और 40,000 बचे थे, और यहाँ पर जितने लेने थे वैसा। जहां तक मैं समझ पाता हूँ, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, तो आप मुझे प्लीज करेक्ट कर देना। और अगला जो सेक्शन है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब टिल देन हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।